साथियों, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज की इस क्लास में पूरे मौर्य साम्राज्य को समाप्त करेंगे। 2001 से 2024 तक यानी पिछले 25 वर्षों में जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में, आज मैंने इस क्लास में उस सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। संपूर्ण मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश को आज देखेंगे, जिसमें पूरे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आज की इस क्लास में। और ये क्लास आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी, इसके अलावा रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, साथियों जेएसएससी, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का ये क्लास आपको अंतिम तक देखना है ताकि आज आपका मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर आज इस पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं इसी क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है, तो कौटिल्य की सहायता से जो अंतिम नंद वंश के शासक थे जिसका नाम था धनानंद, इनको पराजित किया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? तो चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त की सहायता से। तीनों एक ही इंसान का नाम था। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था? ये सारे क्वेश्चन साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन से मैंने उस क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। साथियों, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इसको सिलेक्ट करने में मुझे 3 दिन का समय लगा है और 3 दिन के संपूर्ण एनालिसिस के बाद जो है आपको आज का ये क्लास करवा रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे कोई भी एग्जाम में। तो देखो, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को इनमें से किस रूप में जाना जाता था? तो याद रखिएगा मगध के रूप में। ऑप्शन नंबर ए मगध। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी किस वंश को हराया था? तो अभी मैंने आपको बताया था नंदों को उखाड़ फेंका था, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से या विष्णुगुप्त की सहायता से। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि 322 ईसा, देखिए 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ये किस वंश का शासक था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य का। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो साथियों 340 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है या फिर अब पाटलिपुत्र कहां स्थित है? तो बिहार में। याद रखना, पटना का ही ये प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, ठीक है, जो कि अभी बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिहार करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस वर्ष पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जहां पर मौर्य साम्राज्य की क्या हुआ करती थी? तो याद रखिएगा राजधानी। चलिए, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो साथियों चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, चाणक्य का एक दूसरा नाम इनमें से क्या था? तो चाणक्य का एक दूसरा नाम इनमें से क्या था? तो विष्णुगुप्त। याद रखना, देखिए चाणक्य का जो बचपन का नाम था ना साथियों, बचपन का नाम वो था विष्णुगुप्त। उसके बाद जो है इनका नाम कौटिल्य पड़ा, कौटिल्य और फिर चाणक्य। याद रखिए, यानी चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही इंसान का नाम है। याद रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? यानी कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो याद रखना है करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन हुआ करते थे उस समय? तो याद रखना करेक्ट आएगा कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित थी? तो भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है साथियों सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित थी, याद रखना सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों वर्तमान में किस देश में है? तो भाई पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और देखिए क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साथियों आप क्लास को शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, यानी चाणक्य ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखिएगा राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अब देखिए मेरे साथियों आज के इस क्लास में जितने टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे टाइप को ऐड कर दिया है ताकि जब भी सेंटर में क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप जो है लैंग्वेज से परेशान ना हो। अब देखिए अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, ऐसे भी पूछा जाता है। तो भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं या उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो देखिए यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत भेजा था उसका नाम क्या था? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को इनमें से किसके दरबार में भेजा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, इंडिका किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो याद रखना मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी यहां भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो भाई यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो यहां भी आपका करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सेल्यूसिड और मौर्य युद्ध में यानी सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो भाई सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध में युद्ध लड़ा था? तो करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रावण बेलगोला में, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में बिताए थे या गुजारे थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी श्रावण बेलगोला में। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो करेक्ट आएगा बिंदुसार, उनके बेटे बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया था? यानी इनमें से कौन से मौर्य शासक हैं जिनको भाई यूनानियों ने अमित्रघात कहा था? तो करेक्ट आएगा बिंदुसार को साथियों। अगर आपसे पूछे अमित्रघात किस मौर्य शासक को कहा जाता था? तो बिंदुसार को। आगे देखिएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? अब अशोक जो है ये बिंदुसार के बेटे थे, याद रखना अशोक किसके बेटे थे?
तो बिंदुसार के बेटे थे। तो भाई बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अभी आपको बताए ना, अशोक थे। ऑप्शन नंबर ए अशोक। आगे देखिए नेक्स्ट है महान अशोक या अशोक महान, जो कि 273 से 332 ईसा पूर्व तक शासक थे मौर्य साम्राज्य के। ये किस वंश के शासक थे? तो भाई मौर्य वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी मौर्य करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अगर आपसे पेपर में पूछे कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो याद रखना हमेशा आपको अशोक आंसर करना है, अशोक महान। ऑप्शन नंबर सी। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो करेक्ट आएगा अशोक। याद रखना अशोक ने ही जो है राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? यानी इनमें से कौन से वो शासक हैं जिनको देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक को। ऑप्शन नंबर डी अशोक। याद रखना निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो भाई सम्राट अशोक की वह पत्नी थी कारुवाकी। याद रखना कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है अशोक राजज्ञा के अनुसार, देखिए अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो करेक्ट आएगा 8 वर्षों के बाद। अशोक के शासक बनने के 8 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा। याद रखना निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो भाई 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अशोक। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई कलिंग तटीय ये जो प्राचीन नाम है इसका अभी जो है इसको किस नाम से जानते हैं या प्राचीन नाम क्या था? तो उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा के नाम से जाना जाता है। यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये वर्तमान में किस जगह पर हुआ था? तो उड़ीसा में। याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? भाई विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा अशोक हैं जिन्होंने कलिंग का युद्ध तो जीता था, लेकिन जीतने के बाद जो अपना विजय है ना, विजय मतलब कि कोई भी जीतता है तो विजय कहलाता है, लेकिन उन्होंने विजय को त्याग दिया था। ठीक है, याद रखना विजय को त्याग देने वाला राजा कौन था विश्व के इतिहास में? तो अशोक। ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है, आपको याद रखना है साथियों। देखिए हुआ ये था कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उस समय भारी रक्तचाप को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो भाई यह जो है किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो याद रखना करेक्ट आएगा शिला राजादेश 13वें में। ठीक है, शिला राजादेश 13वें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव ये कहाँ दिखाई देता है? याद रखिए शिलाओं पर उत्कीर्णित या उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इनमें से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? याद रखिए उपागुप्त से प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर बी उपागुप्त, जो कि एक बौद्ध गुरु थे या बौद्ध साधु थे। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो करेक्ट आएगा साथियों अशोक के समय में ही। अशोक के समय में ही जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो याद रखिए उस पुत्री का नाम था, अशोक की उस पुत्री का नाम था संघमित्रा।
याद रखना, अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र जो थे महेंद्र वर्मन, उनको कौन सा देश भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका, ये भी याद रखना। आगे देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो याद रखना है अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो भाई तृतीय बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अशोक। अगला है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इनमें से किस शहर में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो साथियों कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सारनाथ में स्थित है ना, ये सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह, याद रखना, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था, ठीक है, जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा अशोक, याद रखना। आगे देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ये किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में और किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो करेक्ट आएगा साथियों जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने यानी पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो यहाँ भी करेक्ट होगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, तीन विभिन्न कालों, ठीक है, देखिए तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो भाई तीन विभिन्न कालों यानी मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ ये इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजज्ञा यानी रॉक एडिक्ट स्थित है? तो याद रखिएगा जौगढ़ शिला राजज्ञा ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाब्रू, ठीक है, याद रखिए भाब्रू स्तंभ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो भाई कर्नाटक का ब्रह्मगिरी, इसके अलावा गवी मठ और मस्की, इन तीनों जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं या शिलालेख मिले हैं, लेकिन रूपनाथ से नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन क्या होता था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक एक अधिकारी होता था, और क्या होता था ये स्थानिक? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जिला प्रशासक, ठीक है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक क्या होता था? तो वह जिला प्रशासक। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखिए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो भाई अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए क्या नियुक्त किया था? तो भाई याद रखिएगा धम्म महामत्त है ना, धम्म महामत्त को नियुक्त किया था अशोक ने, किसके लिए? तो अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष
कौन से अधिकारी होते थे? तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष जो है ये कृषि के अधिकारी होते थे। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 कृषि के अधिकारी। अगला है गुजरात में इनमें से कौन सा झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? यानी मौर्य शासनकाल के दौरान गुजरात में इनमें से कौन सा झील है जिसका निर्माण किया गया था? तो याद रखना सुदर्शन झील। ये जो सुदर्शन झील है गुजरात में साथियों, ये मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। याद रखना सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है। अगला है भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो बाराबर गुफाएं भी जो हैं ये साथियों मौर्य साम्राज्य की हैं, मौर्य काल की हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो भाई सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक थे तीस। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 30। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो करेक्ट आएगा बृहद्रथ। याद रखिए बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था? तो मौर्यों के बाद मगध पर किसने शासन किया था? तो याद रखिए शुंग ने। ऑप्शन नंबर बी शुंग करेक्ट होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें इनमें से किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो याद रखना मौर्यों के बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। याद रखिएगा यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? यानी मेगास्थनीज कहां से भारत आए थे? तो याद रखना यूनान से। ऑप्शन नंबर ए यूनान। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो करेक्ट आएगा इंडिका से। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है, जिससे साथियों मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो भाई किस राजा की कहानी है मुद्रा राक्षस में? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। साथियों मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था यह भी पूछा जाता है, तो याद रखना विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? तो इनमें से कौन से मौर्य शासक है जिन्होंने अपने राजगद्दी को त्याग दिया था और दक्षिण में जैन तापसिक जैसा प्रवास किया? यानी जैन तपस्वी के जैसा जो है उन्होंने दक्षिण में प्रवास किया था। कौन से शासक थे? तो अंतिम दिनों में याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, ठीक है, इनमें से कौन था जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो करेक्ट आएगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए अशोक महान किससे संबंधित है? तो भाई अशोक महान किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मौर्य वंश। किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? तो भाई अशोक का साम्राज्य किस शताब्दी में था? तो 273 से शुरू हुआ था ना। तो देखिए 273 यानी साथियों याद रखना ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अशोक जो है तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे किसके पोते थे? अशोक किसके पोते थे? तो याद रखना अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता थे बिंदुसार और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे ये अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे डायरेक्ट भी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, तो आपको बताना है अशोक। अभी हाल ही में जीडी में भी पूछा था। आगे देखिए नेक्स्ट है किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो भाई किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो उदयगिरी के निकट, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आएगा 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अशोक का धम्म किस पर जोर देता है?
तो अशोक का धम्म ये किस पर जोर देता है? तो शांति और जन कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी, शांति और जन कल्याण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को विकसित की? तो भाई धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को किसने विकसित किया था? तो साथियों यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी, अशोक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुणाल याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो अशोक थे। इन दोनों के ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो भाई सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए यहाँ भी आपका करेक्ट हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लायन कैपिटल ये साथियों अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14 ना। तो ऑप्शन यहाँ पर रिक्त स्थान पर 14 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में, ठीक है, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो भाई इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, रज्जुक। अगला है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो देखिए, पंचमार्क सिक्का ये कहाँ चलता था? तो करेक्ट आएगा मौर्य काल में। अगर आपसे पूछे मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो याद रखिएगा पण्ड, ठीक है। पण्ड नामक मुद्रा जो है ये मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, ये भी याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था, ठीक है। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसको उत्तर पथ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पथ। अगला है, अशोककालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली किसने लाया था? तो अशोककालीन स्तंभ को अंबाला से दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु, गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था, किसके द्वारा? तो यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अशोक। आगे देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था, तो वह अभिलेख कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा, याद रखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो करेक्ट आएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो इनमें से वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक उल्लेखित हुआ है? तो याद रखिएगा, गुर्जरा अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका गुर्जरा याद रखना है आपको साथियों। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिए, मार्ग निर्माण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, मार्ग निर्माण। अगला है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मौर्य काल में सीता क्या होता था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसको सीता कहा जाता था मौर्य काल में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा बना था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य बना था सातवाहन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी, यानी मौर्य वंश ने किस वंश की जगह ली थी? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश, गुप्त वंश, शिशुपाल वंश या चोल वंश? चारों में से कोई एक आंसर है, सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथियों, आज की इस क्लास में पिछले 25 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मौर्य साम्राज्य के, मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा।
साथियों, अगर क्लास पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक जरूर करना। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चैनल के अंदर मैंने बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, आप लोग जाकर देख लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।